चलो भाई, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब बेसिकली ये दो पार्ट्स हैं इसके, इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस। ठीक है, पहले मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं, फिर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस जो है ना, हमारे पास एक मशीन होती है जो कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उसके अंदर आप नेगेटिव नंबर डालोगे वो आपको पॉजिटिव नंबर दे देगी। सही है। इसकी जो नोटेशन है, यानी कि इसको लिखने का तरीका है, वो ये है कि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, उसके साथ ऐसे दो डंडे हम लगा देते हैं, तो ये कहलाता है कि ये मॉड्यूलस ऑफ x है। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की है कि एक नेगेटिव नंबर मॉड्यूलस में जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी है कि अगर आप -3 डालेंगे मॉड के अंदर तो आंसर आएगा 3। ठीक है, -1 -6 -7 होता है, लेकिन क्योंकि मॉड के अंदर है तो +7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेशंस जो भी अंदर होंगी उसके अंदर अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहेगा मॉड के अंदर। मॉड सिर्फ मॉड में शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, मॉड्यूलस को। मॉड जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को कुछ भी चेंज नहीं करता, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ दी कि अगर पॉजिटिव 3 होगा तो 3 ही आएगा। इसी तरीके से 1 + 6 7 होता है, पॉजिटिव 7, और मॉड के अंदर वो 7 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक यहाँ पर बॉक्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि देखो मॉड्यूलस से आपको कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, उससे छोटी कभी भी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम मॉड्यूलस इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर x - 4 लिखा हुआ है और ये इक्वल्स टू 5 है। ये पूरी एक मॉड्यूलस इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला जो हमारा मेथड है वो ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज राइट इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, यानी कि जो ये चीज है ये एज इट इज लिखी और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, x - 4 = 5, 4 को मैं उधर लेके क्या पॉजिटिव कर दिया, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दोबारा से इक्वेशन लिखनी है और दोनों में से किसी एक साइड पे माइनस लगा देना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे जरा एक नंबर था। ठीक है, तुम ये भी कर सकते थे कि तुम यहाँ पे माइनस लगा देते, तो ये -x + 4 = 5 हो जाता है। इस तरह से ये भी कर सकते थे। किसी भी साइड पे इक्वेशन की माइनस आपने इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। तो -5 यह 4 यहाँ जाके जो है ना वो प्लस होगा, तो -5 + 4 -1 आ गया। ये हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज आएंगी x की मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं। ठीक है, x - 4² = 5²। उसके बाद इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a² - 2ab + b² वाली। ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये आइडेंटिटी लगा के ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन आ गए। ठीक है, हमारे पास ये एक 4 + √57 और 4 - √57, और ये दो वो गलत, वो कैसे आ रहे हैं भाई, डिफरेंट। कैलकुलेटर देना था एक्शन मुझे, मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती की है। x² - अरे हाँ एक सेकंड में गलती है की है कि यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, ये पॉजिटिव होगा, +16 - 25 = 0, x² - 8x, ये कितना होता है 9। -9 बनेगा ना, बल्कि +16 4 5, हाँ -9 क्या हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो आंसर्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक से वो एग्जैक्टली यही वाले आएंगे। अब आप x = 9 और x = -1। सही है, तो आंसर बहरहाल दोनों से सेम आएगा, चाहे स्क्वायरिंग मेथड यूज कर लो या चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो, दो बार लिखने वाला। अब बात यह है कि भाई आपने कौन सा सीखना है, तो आपको दोनों सीखने होंगे, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ये मेथड सही होता है, मतलब आसान होता है, और कुछ में ये। ठीक है, तो ये अब आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला मेथड यूज करना है। तो ये दो मेथड समझ में आ गए। तो ये यहाँ तक मॉड्यूलस बस इतना ही था। अब इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटी बेसिकली क्या होती है कि जब हमारे पास एक किसी भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होती,
क्योंकि बराबर हो जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं होती, एक साइड बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है, तो वो इनइक्वालिटी हो जाती है। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी के अंदर साइंस यूज होते हैं इक्वल्स टू की जगह, वो होता है क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या फिर नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये बेसिकली यूज नहीं हो रहा होगा तुम लोगों के ये एप्टीट्यूड के अंदर ना। ठीक है, अब अगर मेरे पास इस तरीके से एक चीज लिखी हुई है तो इसको हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक x इज ग्रेटर देन y, दूसरा y इज ग्रेटर देन लेस। दोनों में से कुछ भी बोलो एक ही बात होगी, या तो x y से बड़ा है ये बोल लो, या फिर y x से छोटा है ये बोल लो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप इसको किस तरह से बोलेंगे, x इज लेसर देन y या फिर y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y या फिर y इज लेसर देन इक्वल्स टू x। यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू y या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे y इज नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, हमें ये नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस दोनों बराबर नहीं है इतना पता है। अब आओ साइन फ्लिप रूल के ऊपर इनइक्वालिटीज के अंदर। देखो इनइक्वालिटीज के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमें लेस देन के साइन को ग्रेटर देन करना होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला साइन लगा होता है इसको ये करना होता है, या सॉरी ऐसे लगा होता है इसको ऐसे करना होता है। समझ रहे, मतलब साइन को बेसिकली चेंज करना होता है, ग्रेटर देन को लेस देन या लेस देन को ग्रेटर देन करना होता है। तो हमारे पास जो साइन फ्लिप करने के दो रूल्स हैं, और दो रूल्स वो हैं जहां पे फ्लिप नहीं होगा। फ्लिप करने का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर आपके पास दोनों साइडें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं बाय नेगेटिव नंबर, तो आप साइन को फ्लिप करेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिए, एग्जांपल के साथ मेरे पास एक इक्वेशन है -2x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब मुझे x की अगर वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 से दोनों साइडों को डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, हम कर यही रहे होते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं कि हम -2 को इधर ले आते हैं और इस तरह डिवाइड करा देते हैं, तो ये यूं बन जाता है। ठीक है, तो ये करें या फिर दोनों साइडें -2 से डिवाइड करा दें, एक ही बात है। अब यहां पर क्या होगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये -3 बना देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि x इज लेसर देन -3। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि x की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करवाया है -2 से, नेगेटिव नंबर से, तो हमने साइन को फ्लिप कर दिया। देख रहे हो, तो ये है पहला रूल। अब अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई भी कराता -2 से, तो भी हम साइन को फ्लिप करते हैं। तो जब भी दोनों साइडों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएंगे नेगेटिव नंबर से, तो हम साइन को फ्लिप करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे समझाने के लिए था। तुम तो डायरेक्ट करोगे ना, यहाँ पे -2 को इधर ले जाओगे और साइन को फ्लिप करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज को जस्टिफाई करके बताया कि देखो अगर मेरे पास एक कंडीशन है 6 ग्रेटर देन 3, ये बात तो सबको पता है ना कि 6 3 से बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो क्या -3 से बड़ा होता है? नहीं, -3 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन को फ्लिप करना पड़ेगा। इसलिए हम साइन को फ्लिप करते हैं कि ताकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो जस्टिफाई हो जाए। दूसरा जो है वो सिचुएशन होती है हमारे पास जहां पर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है 1/2x इज ग्रेटर देन 1/4। अब मैंने 2x को रेसिप्रोकेट किया और 1/4 को भी रेसिप्रोकेट किया, तो मैंने क्या किया, साइन को फ्लिप कर दिया। देख रहे हो, ये क्यों किया कि देखो अगर मेरे पास 1/2 1/4 से बड़ा है, क्योंकि ये 0.5 होता है और ये 0.25 होता है। ठीक है, तो ये बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों को फ्लिप कर दूं तो क्या 2 4 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। फिर आ जाओ दो रूल्स जहां पर हम फ्लिप नहीं करते। ठीक है, उसके अंदर पहला है कि जहां पर आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर जो है वो दोनों तरफ प्लस या माइनस करा रहे हो तो सेम नंबर के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने दोनों साइडें माइनस करवाई हैं 5 से, तो मैंने साइन को फ्लिप नहीं किया, साइन एज इट इज रहा। इसकी क्या वो है कि भाई देखो 5 जो है वो छोटा होता है 10 से। अब अगर मैं इधर -2 करवा दूं, इधर -2 करवा दूं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 3 भी 8 से छोटा ही होता है, तो इसलिए फ्लिप नहीं करेंगे। अब अगर मैं इसको प्लस भी कर रहा होता तो भी 7 लेसर देन 12 आ जाता, तो 7 भी 12 से छोटा होता है, तो फ्लिप नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बाय नेगेटिव नंबर। ठीक है, ओ पॉजिटिव सर, जहां पर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बाय पॉजिटिव नंबर। अब मेरे पास एक इक्वेशन थी 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12।
मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवाया, ठीक है, ये बताने के लिए, वरना तुम तो डायरेक्ट 3 को इधर लेके जाओगे। सही है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 1 जार और 4 जार, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। यहाँ पर हम साइन को फ्लिप नहीं करेंगे, साइन हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 होता है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा दूं तो 2 भी ग्रेटर देन 1 होता है। सही है, अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 4 2 जार 8 होता है और 2 2 जार 4, तो 8 भी 4 से बड़ा होता है, तो साइन फ्लिप नहीं होगा। पानी डालना है, ये आपने A2 में नहीं पढ़ा, ये A2 में पढ़ना है आपने, अभी आपने ओ लेवल्स में और एएस में इसको नहीं पढ़ा हुआ, फोकस कर लें। भाई चलो, कंडीशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, 3 तरह की इनइक्वालिटीज है हमारे पास, स्ट्रिक्ट, डबल और कंडीशनल, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जहां पे हमारे पास कोई दूसरी कंडीशन बनती नहीं है, यानी कि 7 अगर 9 से छोटा है तो हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी 7 9 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 अगर 1 से बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी। सही है। कंडीशनल इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं कि x जो है उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, कितनी बड़ी है ये नहीं पता भाई, 5 इन्फिनिटी तक जा सकती है 5 से बड़ी, x 3 से छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं पता, वेरी करेगा। y जो है वो लेसर देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये कंडीशनल इक्वालिटी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल वही तरीका है जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो साइन फ्लिप वाले रूल्स है ना, यहां पर सिर्फ वो याद रखना है। सॉल्व इक्वेशन की तरह ही होती है इनइक्वालिटीज, लेकिन साइन फ्लिप वाली चीज को आपने ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, x + 1 इज ग्रेटर देन 2, तो मैंने क्या किया, 1 को उधर ले गया, माइनस करवा दिया, तो x ग्रेटर देन 1 आ गया, सिंपल। यहाँ पे कोई साइन फ्लिप नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे साइन फ्लिप होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी है, -3x इज ग्रेटर देन 12 + x, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x को इधर ले आके माइनस करा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर -4x बच गया, यहाँ पे 12 बच गया। अब क्योंकि मुझे x को अकेला करना था तो दोनों तरफ -4 से डिवाइड करा, ये -4 और ये -4 कट गया, ये क्या हो गया, -3। अब देखो, क्योंकि हमने दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि साइन को क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो हमने साइन को यहाँ पे फ्लिप कर दिया। अगली आती है डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। डबल इनइक्वालिटी जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जहां पे हमारे पास एक रेंज गिवन होती है। सही है। कंडीशनल में क्या होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास 5 है, ये एक नंबर लाइन है, ये 5 है, सही है। और अब वो कह रहा है कि x जो है ना, इसको देखो, x जो है ना वो 5 से बड़ा है, अब कितना बड़ा है वो नहीं पता, वो जाता जाएगा, ठीक है। या अगर ये 3 है, x 3 से छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं पता, वो जाता जाएगा पीछे। लेकिन डबल में क्या होता है कि एक रेंज होती है कि भाई -5 से लेके 7 तक x की वैल्यू है, इससे ना आगे जाएगी, इससे ना पीछे जाएगी, ठीक है। ये डबल इनइक्वालिटी में से है। अब यहाँ पर एक डबल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू रेंज कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। 2x + 1, ठीक है, x जो है वो उससे बड़ा है और -3x से छोटा है, ये रेंज दी हुई है इसकी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक बार आप ये वाले पार्ट को लेके सिंगल इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करो जिस तरह ऊपर वाला किया, और फिर एक बार आप ये वाले पार्ट को लेके जिस तरह ऊपर हमने सॉल्व किया उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये करने के बाद एक नंबर आपके पास आएगा छोटा, एक बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने x लिखा, ये दो साइन इस तरह लगाए, छोटा वाला नंबर यहाँ लिखा, बड़ा वाला यहाँ लिखा, सिंपल काम है, जस्टिफाइड है, छोटा यहीं आएगा, बड़ा यहाँ आएगा, बस। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसे होता, साइंस यू लगे हुए होते, तो फिर क्या करते, फिर 0 इधर लगाते, -1 इधर लगाते, समझे। तो ये 3 तरीके की क्या हो गई, इनइक्वालिटीज। अब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे बात, मॉड्यूलस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में ना हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, सही है सब कुछ। मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप ये है कि अगर मेरे पास मॉड और बीच में कुछ भी लिखा है, मैंने x लिख दिया, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर, और वो लेसर देन है किसी नंबर के, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी, तो उसको हम हमेशा लिखेंगे डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म। उसको लिखने का तरीका ये है कि x लिखा, 2 साइंस लगाए लेसर देन और ग्रेटर देन के, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना दूसरी साइड पे, उसको एक बार माइनस के साथ इधर लिखा और एक बार पॉजिटिव इधर लिखा,
ये साइन, जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है मॉड एक्स इज लेसर देन 3, एक्स लिखा, ये वाला साइन लगाया, ये वाला साइन लगाया, उसके बाद क्या किया, एक बार नेगेटिव के साथ लिखा, एक बार पॉजिटिव के साथ, ये आ गया रेंज। ये तरीका है इसको लिखने का। अब एक एग्जांपल दी हुई है मैंने यहाँ पे, एग्जांपल क्या है, 1 माइनस 2x अपॉन 3 मॉड लेसर देन 9। ठीक है, अदान हो जाए, मैं फिर एग्जांपल समझा, लेक्चर नहीं रोक रहा। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, 1 माइनस 2x अपॉन 3 है मॉड के अंदर, और ये पूरी चीज है लेसर देन 9। मुझे यहाँ तक अभी तक सब कुछ समझ आया ना? ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी जो बेसिक नोटेशन थी वो बना ली। ठीक है, वो क्या थी कि ये जो भी चीज मॉड के अंदर लिखी है वो यहाँ पे लिखा, दो साइंस लगाए, 9 को एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ लिख लिया, बेसिक नोटेशन में अपनी चीज को लिया। अब ये डबल इनइक्वालिटी की तरह बन गया, तो हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को उठाया और अलग सिंगल की तरह सॉल्व कर लिया। ठीक है, और फिर ये वाले पार्ट को उठाया और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे पास 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये -27 बन गया, 1 इधर आके माइनस हुआ, -1 बन गया। अब ये हो गया -28 लेसर देन -2x। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया ताकि x को मैं अकेला कर दूं, तो साइन को क्या किया, फ्लिप किया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी हमने सबसे पहले 3 को उधर ले जाके 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 27 आ गया। ठीक है, 1 को उधर ले जाके माइनस कराया तो 26 आ गया। फिर अब क्योंकि हमें x को अकेला करना है तो दोनों तरफ मैंने -2 से डिवाइड करवाया, ये -2 ये -2 कैंसिल आउट, ये आ गया -13। अब क्योंकि दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया है तो साइन को क्या किया, फ्लिप किया। ठीक है, अब ये दो आंसर्स आ गए, यहां तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये अपनी जो ये चीज है, ये है बेसिकली आंसर हमारा, इसमें लेके आना है। तो मैंने क्या बताया था, x लिखा, दो साइंस, छोटा नंबर -13 यहाँ पे, बड़ा नंबर 14 यहाँ पे, ये हो गई टाइप 1। टाइप 2 ये है कि अगर मेरे पास मॉड x ग्रेटर देन a हो जाए, देखो ये लेसर देन a है, ये हो जाए ग्रेटर देन a, तो यहां पर हमारे पास रेंज नहीं आएगी। बेसिकली डिफरेंस पता है क्या होता है, अगर तो लेसर देन a है ना तो x की कुछ इस तरह से वैल्यूज आती है कि एक सर्टेन रेंज है, फॉर एग्जांपल यही वाली ले लेते हैं, और x की वैल्यूज यहां से यहां तक है, ये होता है लेसर देन वाला केस। लेकिन जो ग्रेटर देन वाला केस होता है ना, वहां पे पता है क्या होता है कि ये -13 है, ये 14 है, अब x की, एक सेकंड यार, -13 है और ये 14 है, अब x की वैल्यू जो है ना, या तो 14 से बड़ी होगी या फिर वो -13 से छोटी होगी, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बेसिक फर्क है दोनों में। तो यहां पर क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए कि हम अपना वही फॉलो करेंगे एक तरीका कि x ग्रेटर देन a और x लेसर देन -a। ठीक है, या तो x जो है वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा या फिर छोटे वाले नंबर से छोटा होगा, पीछे की तरफ जाएगा, अलग अलग लिखेंगे। हाँ, अलग अलग लिखेंगे। और लिखा है कि या तो ये है या तो ये, क्योंकि दोनों तो जरा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं सकता x जो है वो -13 से छोटा भी हो, 14 से बड़ा भी हो, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडीशन है कि मॉड x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, अब x जो है वो या तो 3 से बड़ा है या तो 3 से छोटा है, यानी कि ये एक नंबर लाइन है, ये 3 है, अब या तो यहाँ पर x है या तो यहाँ पर x है, x कभी 3 नहीं होगा। ठीक है, ये एक समझाने के लिए मैंने एक चीज बताई। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6 - 5y लिखा हुआ है मॉड के अंदर और ये ग्रेटर देन 20 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना ये इसको
एक बार उसके साथ लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने वो वाला मेथड लगाया है जो एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस के साथ लिखते हैं ना। तो एक बार मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, एक बार मैंने एक तरफ माइनस इंट्रोड्यूस करा दिया, देख रहे हो। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया एल्जेब्रिकली जैसे करना था। y जो है वो लेसर देन -2.8 आया और यहाँ पर y ग्रेटर देन 5.2 आया। तो ये बस एज इट इज आपके आंसर हो गए। समझे बात को। तब तुमने देखा कि यहाँ पर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं की क्योंकि ये मेथड ज्यादा सूटेबल था, ठीक है। स्क्वायरिंग भी कर सकता था लेकिन ये ज्यादा बेहतर मेथड है। समझे। आपकी क्या हो गई, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज हो गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो हैं वो जिस तरह हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या वो था रूल हमारे पास कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो, हाँ, अगर वो इक्वल टू 2 होती थी तो हम क्या करते थे कि 2 को उधर ले जाते थे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में भी यही होगा कि लेसर देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी या लेसर देन इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सही है। एग्जाम्पल है एक मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। लेस देन 0 है, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक बेसिकली उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पर हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ना 2 होती है, ठीक है। अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक कहलाती है, 4 हो जाए तो फिर वो बाय क्वाड्रेटिक कहलाती है, इस तरह। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आइडेंटिटीज पढ़ा दी थी ना तो मैं, और वो भी पढ़ा दिया था, मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ा दिया था ना। हाँ, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक किया है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद मेरे पास जब दो फैक्टर्स बन गए ना इसके, x+3 और x+2, तो मेरे पास बेसिकली दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -3 और एक आएगी -2। किस तरह मैं बताता हूँ। देखो, एक बार आप x+3 को इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -3। एक बार आप x+2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2। सही है। अब इसकी नोटेशन क्या होगी, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन 0 वाला केस है, तो इसकी नोटेशन वही होगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी ना, कि स्मॉल नंबर यहाँ पे आएगा और लार्ज नंबर यहाँ पे आएगा। तो अब क्योंकि दो वैल्यूज निकाल ली फैक्टराइजेशन करने के बाद, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद, तो जो छोटी वैल्यू है -2 वो यहाँ पे लिखी और जो बड़ी वैल्यू है -2 वो यहाँ पे लिखी। लेस देन के अंदर ये होगा। ग्रेटर देन के अंदर क्या होगा, अभी जो ऊपर पढ़ा कि दो वैल्यूज आएंगी कि या तो एक नंबर लाइन पे वैल्यू यहाँ तक जा रही होगी या यहाँ जा रही होगी, बीच में नहीं आएगी। ग्रेटर देन का केस है, वही इनइक्वालिटी है जो ऊपर ये वाली है। लेकिन यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स बना के -3 -2 निकाला। यहाँ पर क्या करेंगे, या तो x छोटा होगा स्मॉलर नंबर से, यानी कि जो स्मॉल नंबर है उसके पीछे की तरफ जाएगा, नंबर लाइन से इसको इमेजिन करना, या फिर जो लार्जर नंबर है उससे आगे की तरफ जाएगा। तो या तो x बड़ा होगा लार्जर नंबर से या फिर छोटा होगा स्मॉलर नंबर से। तो उस नोटेशन में हमने इसको लिख दिया कि -3 से या तो x छोटा है या फिर x जो है वो -2 से बड़ा है आगे। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस होगा तो उसके अंदर वही चीज फॉलो होगी जो हमने लेस देन और ग्रेटर देन में फॉलो की। क्वाड्रेटिक भी हो गई, ठीक है। पानी देना मेरा, अरे यार पानी खत्म हो गया। चलो रैशनल पर आगे लेके आता हूं, क्या रह गया। पढ़ाऊं या बस करूं?